निकोला टेस्ला एक छोटे से गांव स्माइलजान में पैदा हुए थे। यह गांव ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था, जो अब क्रोएशिया है। उनकी पैदाइश की तारीख 10 जुलाई 1856 थी। बहुत छोटी उम्र से ही निकोला ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक गजब की क्यूरियोसिटी दिखाई। उन्हें बिजली से खास दिलचस्पी थी। उन्हें अक्सर हवा में स्पार्क्स दिखते थे, खासकर सूखे मौसम में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ये कुदरती नजारे उनकी छोटी सी इमेजिनेशन को पकड़ लेते थे। वो सोचते थे कि इतनी पावर को इंसान कैसे समझ सकते हैं और शायद कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी शुरुआती इंटरेस्ट ने उनकी पूरी जिंदगी और करियर को शक्ल दी। टेस्ला की मां ड्यूका मैंडिक एक बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव औरत थी। वो PRH नहीं सकती थी, लेकिन उनकी याददाश्त कमाल की थी। वो घर के कई टूल्स और अप्लायंसेस ईजाद करने के लिए जानी जाती थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने मैकेनिकल एग बीटर्स और दूसरे काम के डिवाइसेस बनाए। निकोला अक्सर कहते थे कि उन्हें अपनी ईजाद करने की स्पिरिट अपनी मां से मिली है। उनका मानना था कि उनकी मां का असर उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। उनके एक बड़े भाई भी थे, डैन, जिन्हें बहुत ब्रिलियंट माना जाता था। अफसोस की बात है कि जब निकोला छोटे थे तो डेन की एक राइडिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे ने निकोला और उनके परिवार पर गहरा असर डाला। छोटे निकोला एक बेहतरीन स्टूडेंट थे। उनके पास दिमाग में ही मुश्किल कैलकुलेशंस करने की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी काबिलियत थी। इसकी वजह से उनके टीचर्स अक्सर सोचते थे कि वो चीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कार्लोवाक, क्रोएशिया के हायर रियल जिम्नेजियम में पढ़ाई की। वहां उन्होंने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझने की अपनी काबिलियत से अपने इंस्ट्रक्टर्स को हैरान कर दिया। वो अपने दिमाग में बड़ी डिटेल के साथ इन्वेंशंस को विजुअलाइज कर सकते थे। उन्हें हमेशा पहले ड्राइंग्स बनाने या मॉडल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेंटल वर्कशॉप एक अनोखा गिफ्ट था। उन्होंने अपना 4 साल का स्कूल टर्म सिर्फ 3 साल में पूरा कर लिया, जिससे उनकी एडवांस्ड इंटेलेक्ट का पता चला। अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने के बाद टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के ग्राज में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में दाखिला किया। शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा ग्रेड्स लाए और कभी कोई लेक्चर मिस नहीं किया। उन्होंने बड़े पैशन के साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई की, लेकिन बाद में उन्हें जुए की लत लग गई। इसकी वजह से उनके ट्यूशन के पैसे डूब गए और उन्होंने तीसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार को नहीं बताया कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए स्लोवेनिया के मारीबोर में काम किया। आखिर में उनके वालिद ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें प्राग में चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी जाने के लिए मनाया, लेकिन टेस्ला एक टर्म के बाद ही चले गए। 1884 में निकोला टेस्ला ने एक लाइफ चेंजिंग फैसला किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने का फैसला किया। वो न्यूयॉर्क सिटी बहुत कम पैसों के साथ पहुंचे। असल में उनकी जेब में सिर्फ 4 सेंट्स थे। उनके पास थॉमस अल्वा एडिसन के नाम एक रिकमेंडेशन लेटर भी था। यह लेटर चार्ल्स बैचेलर का था, जो यूरोप में टेस्ला के पुराने एम्प्लॉयर्स में से एक थे। बैचेलर पहले एडिसन के साथ काम कर चुके थे। लेटर में मशहूर तौर पर लिखा था, माय डियर एडिसन, मैं 2 महान लोगों को जानता हूं और आप उनमें से एक हैं। दूसरा यह नौजवान है। इस इंट्रोडक्शन ने टेस्ला के लिए एक बहुत अहम दरवाजा खोल दिया। टेस्ला ने फौरन ही थॉमस एडिसन के लिए काम करना शुरू कर दिया। एडिसन पहले से ही एक मशहूर इन्वेंटर थे। वो लाइट बल्ब और अपने डायरेक्ट करंट DC इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जाने जाते थे। टेस्ला को एडिसन के DC डायनामोस को इंप्रूव करने का काम सौंपा गया। उन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी स्किल्स और इंजेन्युइटी से एडिसन को इंप्रेस किया। टेस्ला ने एडिसन को बताया कि वो मोटर्स और जनरेटर्स में काफी सुधार कर सकते हैं। एडिसन, जो हमेशा बेहतर एफिशिएंसी की तलाश में रहते थे, इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने उस नौजवान सर्बियन इंजीनियर में पोटेंशियल देखा, भले ही उनकी पर्सनालिटीज एक दूसरे से काफी अलग थी। लेकिन बिजली के बारे में टेस्ला और एडिसन के विचार बहुत अलग थे। एडिसन डायरेक्ट करंट DC में पक्का यकीन रखते थे। DC पावर एक ही डायरेक्शन में बहती है। दूसरी तरफ टेस्ला का मानना था कि अल्टरनेटिंग करंट AC बेहतर है। AC पावर हर सेकंड कई बार अपनी डायरेक्शन बदलती है। टेस्ला AC को लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए ज्यादा एफिशिएंट मानते थे। ये बुनियादी मतभेद झगड़े की वजह बन गया। एडिसन ने DC टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा लगाया हुआ था। वो ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे जो उनके अपने सिस्टम को बेकार कर दे। टेस्ला और एडिसन के बीच वर्किंग रिलेशनशिप जल्द ही खराब हो गया।
पेमेंट को लेकर उनके बीच मतभेद की एक मशहूर कहानी है। कहा जाता है कि एडिसन ने टेस्ला को $50,000 ऑफर किए थे अगर वो एडिसन के इनएफिशिएंट डीसी डायनामोस को रिडिजाइन कर सके। टेस्ला ने महीनों तक बिना थके काम किया और अपने इम्प्रूव डिजाइन पेश किए। जब टेस्ला ने वादा किए गए पेमेंट के बारे में पूछा तो कहा जाता है कि एडिसन हंस पड़े। उन्होंने कहा, टेस्ला, तुम हमारा अमेरिकन ह्यूमर नहीं समझते। टेस्ला को इससे धोखा और बेइज्जती महसूस हुई। इसके फौरन बाद 1885 में उन्होंने एडिसन की कंपनी से रिजाइन कर दिया। यहीं से उनकी मशहूर दुश्मनी की असली शुरुआत हुई। एडिसन को छोड़ने के बाद टेस्ला को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा। जिंदा रहने के लिए उन्हें गड्ढे खोदने जैसे काम करने पड़े, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट के अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। जल्द ही उन्हें ऐसे फाइनेंशियल बैकर्स मिल गए जो उनके एसी सिस्टम पर यकीन करते थे। उन्होंने 1886 में टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। इससे उन्हें अपने एसी मोटर्स और जनरेटर्स डेवलप करने का मौका मिला। अब एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल जंग के लिए मैदान तैयार था। यह जंग वॉर ऑफ करंट्स के नाम से मशहूर हुई। ये एडिसन के डीसी सिस्टम और टेस्ला के एसी सिस्टम के बीच एक जबरदस्त मुकाबला था। हर कोई अपने सिस्टम को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा था। एडिसन ने ऑल्टरनेटिंग करंट के खिलाफ एक जोरदार कैंपेन शुरू किया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि एसी खतरनाक है। उन्होंने एसी को बिजली के झटके से मौत, इलेक्ट्रोक्यूशन से जोड़ दिया। उनकी कंपनी ने तो पब्लिक में ऐसे प्रदर्शन भी किए जहां जानवरों को एसी करंट से मारा गया। यह टेस्ला की टेक्नोलॉजी से लोगों को डराने के लिए किया गया था। एडिसन डीसी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को बचाना चाहते थे। अखबार एसी के खतरों की कहानियों से भरे हुए थे। यह एक बहुत पब्लिक और अक्सर बदसूरत लड़ाई थी। दुनिया को बिजली कैसे मिलेगी, इसका मुस्तकबिल दांव पर लगा था। टेस्ला को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के रूप में एक ताकतवर साथी मिला। वेस्टिंगहाउस एक इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने टेस्ला के एसी पेटेंट्स में जबरदस्त पोटेंशियल देखा। 1888 में वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी मोटर और दूसरे पॉलीफेज सिस्टम पैटेंट्स को लाइसेंस किया। उन्होंने टेस्ला को कंसल्टेंट के तौर पर काम पर रखा। इस पार्टनरशिप ने टेस्ला को वो रिसोर्सेज दिए जिनकी उन्हें जरूरत थी। दोनों ने मिलकर एडिसन के दबदबे को चैलेंज किया। एसी के लिए एक बड़ी जीत तब मिली जब शिकागो में 1893 के वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन को रोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस इवेंट ने लाखों लोगों को एसी पावर की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस दिखाई। यह एक टर्निंग पॉइंट था। एसी की सबसे बड़ी जीत नायाग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट के साथ हुई। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नायाग्रा फॉल्स पर पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता। इस प्लांट ने 1895 में बिजली बनाना शुरू किया। इसने लंबी दूरी तक बफलो, न्यूयॉर्क तक पावर पहुंचाई। इससे बड़े पैमाने पर पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसी के साफ फायदे दिखाई दिए। वॉर ऑफ करंट्स असल में एसी की जीत के साथ खत्म हुई। टेस्ला का सिस्टम दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का स्टैंडर्ड बन गया। इसने शहरों के रोशन होने और इंडस्ट्रीज के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। निकोला टेस्ला सिर्फ पावर जनरेशन में इनकलाब लाने से खुश नहीं थे। उनके सपने और भी बड़े थे। उनके सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक था एनर्जी का वायरलेस ट्रांसमिशन। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा था जहां बिजली बिना तारों के हवा के जरिए भेजी जा सके। इससे दुनिया के हर इंसान को फ्री एनर्जी मिलती। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने 1901 के आसपास न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर वार्डनक्लिफ टावर बनाना शुरू किया। यह विशाल टावर एक ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन और पावर सिस्टम का पहला हिस्सा बनने वाला था। उनका मानना था कि यह समंदर पार मैसेजेस और पावर भेज सकता है। बदकिस्मती से टेस्ला के वायरलेस एनर्जी के सपने को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। वार्डनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उनके खास फाइनेंशियल बैकर जेपी मॉर्गन ने आखिर में अपना सपोर्ट वापस ले लिया। मॉर्गन फ्री एनर्जी की फीजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर फिक्रमंद थे। फंडिंग के बिना टावर का काम रुक गया। टेस्ला दूसरे इन्वेस्टर्स नहीं जुटा पाए। वो गहरी माली मुश्किलों में फंस गए। आखिरकार 1917 में कर्ज चुकाने के लिए टावर को गिरा दिया गया। ये टेस्ला के लिए बहुत बड़ी मायूसी थी। पैसों की कमी की वजह से उनके कई विजनरी आइडियाज उनकी जिंदगी में पूरे नहीं हो पाए। अपने आखिरी सालों में टेस्ला ने ज्यादा अकेली जिंदगी गुजारी।
उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त न्यूयॉर्क सिटी के होटल्स में गुजारा। वो नए इन्वेंशंस और थ्योरीज पर काम करते रहे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक डेथ रे पार्टिकल बीम वेपन के प्लान्स बनाए हैं, लेकिन उन्हें अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट पाने में बहुत मुश्किल होती थी। उन्हें कई ऑनर्स और अवार्ड्स मिले, लेकिन शोहरत और दौलत उनसे दूर ही रही। 7 जनवरी 1943 को 86 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने इतने बड़े योगदान के बावजूद वो अपने होटल के कमरे में अकेले और काफी गरीबी में मरे। जिन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, उनके बावजूद निकोला टेस्ला की विरासत बहुत गहरी और हमेशा रहने वाली है। उनके इन्वेंशंस, खासकर एसी पॉलीफेज सिस्टम ने हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रिकल ग्रिड की बुनियाद रखी। टेस्ला कॉइल आज भी रेडियो टेक्नोलॉजी और दूसरी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है। रेडियो ट्रांसमिशन पर उनका काम भी ग्राउंड ब्रेकिंग था। हालांकि शुरू में इसका ज्यादा क्रेडिट अक्सर गुडविल में मिलता है। आज टेस्ला को इतिहास के महानतम इन्वेंटर्स और विजनरीज में से एक माना जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट का उनके समय में टेस्ला का टेस्ला जैसे कंपनीज जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं और इनोवेटिव स्पिरिट को और भी सेलिब्रेट करते हैं, जिससे ये पक्का होता है कि उनका जीनियस हमें इंस्पायर करता रहेगा।